कि इस देश के विश्वविद्यालयों का एक दुर्भाग्य रहा है कि ब्रह्मपुत्र के बाद की दुनिया उनके लिए अछूती रही है कि विश्वविद्यालय विश्व नहीं है। जो विश्वविद्यालयों में नहीं है वो पूरे विश्व में नहीं है, ऐसा मान लेना एक नासमझी है। यह नाटक इस बात का भी प्रमाण है कि ज्ञान की साधना के क्षेत्र ज्ञात इलाकों से भी अलग अलग भी रहे हैं। नाटक एक दृश्य माध्यम है, एक विजुअल आर्ट है और एक सामूहिक कला है कि जिसे पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है, यानी जो ईशान क्षेत्र है, जो प्रागज्योतिषपुर है, वहाँ का साहित्य, वहाँ की कलाएं, वहाँ की भक्ति चेतना का संवाद हिंदी क्षेत्र के साथ है। भक्ति रंगमंच की अवधारणा को समझने के लिए यह नाटक एक महत्वपूर्ण पाठ का काम है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंशु गुप्ता और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य चंदन कुमार जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका हमारे मंच खबरों के अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने एक पुस्तक लिखी है बदला पद्म आता। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कैसे आई, कहाँ से मिली? ये नाटक है जी बदला पद्म आता। आज की भारतीय मानचित्र को देखें तो असम के ऊपरी असम के नारायणपुर के संत थे। पृष्ठभूमि कुछ यूं है कि बदला आता नाम से जो उनका लोकप्रिय नाम है, जी ऊपरी असम में उन्होंने सत्रों की स्थापना की। अगर हम हिंदी क्षेत्र के अनुसार कहें तो मठों की स्थापना की। और ईशान क्षेत्र में यानी प्रागज्योतिषपुर में, जिसको हम राजनीतिक शब्दावली में कहें तो पूर्वोत्तर भारत में, भक्ति चेतना के प्रसार में बदला पद्माता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चूंकि जब माधवदेव जी के जन्म स्थान पर था, माधवदेव जी का जन्म स्थान नारायणपुर में एक गांव है लेटे के पुखरी, तो नारायणपुर में जब मैं घूम रहा था तो सत्रों के बारे में पता चला। सत्र में मैंने पूछा कि इन सत्रों की स्थापना किसने की, तो पता चला बदला आता ने की। फिर बदला पद्म आता के प्रति रुचि बनती गई और उसी रुचि का रचनात्मक परिणाम है कि यह नाटक आया है। कारण यह है कि बदला पद्माता ने जिस सत्र की स्थापना की, वह सत्र कला और प्रदर्शनकारी कलाओं के प्रति समर्पित सत्र है। कला और प्रदर्शनकारी कलाओं का मतलब आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, यानी गायन बायन, नाटक, संगीत, इनकी शिक्षा इनके सत्रों में दी जाती थी। वहाँ के जो संत हैं, यानी जो बाल संत हैं, वो नृत्य और नाट्य कला में पारंगत होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा कौन सा धार्मिक सत्र और अनुष्ठान है जहाँ नाट्य कला सिखाई जाती हो। मैं चूंकि खुद भी रंगमंच का विद्यार्थी हूँ और रंगमंच पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, तो मेरी रुचि इस कारण भी बदला पद्माता में आई। भक्ति चेतना और साथ ही साथ प्रदर्शनकारी कलाएं, प्रदर्शनकारी कलाओं को केंद्रित सत्र की स्थापना और उसका एक 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद असम में, वर्तमान असम में जो भक्ति चेतना चली, उसको इन्होंने कला से समृद्ध बनाया। और आज बदला पद्माता द्वारा स्थापित सत्र कमलाबाड़ी सत्र, जिसका उत्तराधिकार उत्तर कमलाबाड़ी सत्र को मिला, वो उसी परंपरा में चल रहा है। इस पुस्तक का विमोचन भी, इस नाटक का विमोचन भी उत्तर कमलाबाड़ी सत्र में ही हुआ। मेरी रुचि, मेरे अध्ययन के विषय और इनकी कला के प्रति अभिरुचि के कारण हुई। इसका परिणाम यह नाटक है। जी। कितना समय लगा आपको, अगर हम इस नाटक की बात कर ले तो आपको इसमें लिखने में, आपको इसमें कितना समय देना पड़ा? देखिए, मेरी दिक्कत ये रही कि बदला आता पर जो सामग्री उपलब्ध है वह या तो असमिया में है या लोक प्रथा में है। जी असमिया में थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, पर असमिया को पूरी तरह से समझना
मेरे लिए थोड़ा कठिन था। तो असमिया के मूल पाठ को हिंदी में रूपांतरित करना जी। और उसको फिर अपने लेखन में ले आना, ये थोड़ी कठिन प्रक्रिया थी। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने का एक सौभाग्य है कि पूरे देश से यहाँ विद्यार्थी आते हैं, वो विभिन्न भाषाओं को जानते हैं। जी। तो हमारे एमए के विद्यार्थी इस मामले में मेरे शिक्षक बने। उन्होंने मुझे, जो असम क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने असम के चीज़ों को हिंदी में अनुवाद किया। उस अनुवाद का उपयोग मैंने अपने इस नाट्य लेखन के लिए किया। लगभग यह मेरी 5 साल की कोशिश का नतीजा है कि ये पुस्तक आई है। यह पुस्तक इस वर्ष आने का एक और भी हेतु है। बदला पद माता के 350 वर्ष इसी वर्ष पूरे हुए हैं। साथ ही साथ मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं जी। जो उस सत्र के भी उत्तराधिकारी हैं, उनकी उम्र भी इसी वर्ष 50 वर्ष पूरी हुई है। मैं और वे दोनों ही लगभग एक ही उम्र के हैं, लेकिन वो मेरे गुरु हैं। और इस नाते मेरे मन में ये इच्छा थी कि बदला पद माता के 350 वर्ष पूरे होने पर और अपने आध्यात्मिक गुरु के 50 वर्ष पूरे होने पर मैं एक रचनात्मक योगदान कर सकूं। इसी की तैयारी इस नाटक के माध्यम से हुई है। अच्छा, पुस्तक का विमोचन मोहन भागवत जी ने और जनार्दन देव जी ने किया, कैसा लगा आपको? परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन राव जी भागवत जी और कमलाबाड़ी सत्र के सत्राधिकार आचार्य जनार्दन देव जी गोस्वामी प्रभु ईश्वर महाराज के कर कमलों द्वारा इस नाटक का विमोचन हुआ। ये किसी भी रचनाकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक सौभाग्य का विषय है। यह इसलिए भी मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय और ऐतिहासिक विषय है जी। कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी का यह मेरी जानकारी में प्रथम प्रवास था माजुली द्वीप पर। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। श्रीमन शंकर देव जी और उनके शिष्य श्री माधव देव जी ने वहाँ वैष्णव चेतना का प्रचार प्रसार किया और इस नाते माजुली में इस पुस्तक का विमोचन होना, वह भी परम पूज्य सरसंघ चालक जी के हाथों इसका लोकार्पण होना और अपने आध्यात्मिक गुरु जनार्दन देव जी गोस्वामी प्रभु ईश्वर जी का सानिध्य मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। एक और कार्य हुआ, जब जिस दिन इस पुस्तक का विमोचन हुआ, पूर्वोत्तर भारत के 150 संत धर्म गुरु सत्र में उपस्थित थे और सारे धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद का ही मैं पुण्य मानता हूँ और उसका लाभ मानता हूँ कि रचनात्मक प्रेरणा को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसको इस पुस्तक के रूप में पाना अपने आप को धन्य समझना है, सौभाग्य प्राप्त करना है, इतना मैं मानता हूँ। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या एक संदेश जो इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ चुके हैं, जिस मतलब जो भाव आप समझाना चाहते हैं, जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं, जो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं उनके लिए? क्या मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इस देश के विश्वविद्यालयों का एक दुर्भाग्य रहा है कि ब्रह्मपुत्र के बाद की दुनिया उनके लिए अछूती रही है। देश के विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम ब्रह्मपुत्र को पार नहीं कर पाया। मेरी बराबर ये कोशिश रही है कि जिसे पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है, यानी जो ईशान क्षेत्र है, जो प्रागज्योतिषपुर है, वहाँ का साहित्य, वहाँ की कलाएं, वहाँ की भक्ति चेतना का संवाद हिंदी क्षेत्र के साथ हो। इस नाटक को पढ़ना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भक्ति चेतना असम और पूरे प्रागज्योतिषपुर में साहित्य के साथ साथ प्रदर्शनकारी कलाओं के साथ विकसित हुई है। प्रदर्शनकारी कलाएं यानी नाटक,
नृत्य, संगीत और वाद्य, जी। इनके साथ भक्ति चेतना का विस्तार हुआ। इसलिए मैं एक शब्द कहता हूं, भक्ति रंगमंच की अवधारणा। भक्ति रंगमंच की अवधारणा को समझने के लिए यह नाटक एक महत्वपूर्ण पाठ का काम करेगा। और दूसरा, मैं एक मजाक में एक बात कहता हूं बराबर, कि विश्वविद्यालय विश्व नहीं है। जो विश्वविद्यालयों में नहीं है वो पूरे विश्व में नहीं है, ऐसा मान लेना एक नासमझी है। यह नाटक इस बात का भी प्रमाण है कि ज्ञान की साधना जी। के क्षेत्र ज्ञात इलाकों से भी अलग अलग भी रहे हैं। इसलिए भारत को समझना है, भारत भाव को समझना है, आइडिया ऑफ इंडिया को समझना है, तो आपको बदला पद माता जी को समझना होगा, श्रीमंत शंकर देव जी को समझना होगा, माधव देव जी को समझना होगा, जनार्दन द्विज को समझना होगा, दैत्यारी ठाकुर को समझना होगा। इनको समझे बिना आप भारत को नहीं समझ सकते। तो भारत को समझने की एक छोटी सी रचनात्मक कोशिश मैंने की है, और मुझे लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मुझसे बेहतर अभी बाकी है, मुझसे बेहतर हो सकता है। मेरी यह कोशिश इस नाटक के माध्यम से लोगों को और अगले आने वाले विद्यार्थियों को उस दिशा में उन्मुख करने की है कि वे भारत को समग्रता में समझें। एक बात और जी। नाटक एक दृश्य माध्यम है, एक विजुअल आर्ट है और एक सामूहिक कला है। तो विजुअल आर्ट और सामूहिक कला की एक अनिवार्यता है कि नाटक एक व्यक्ति नहीं खेल सकता, उसको कई लोग खेलते हैं। उसमें निर्देशक होता है, उसमें पात्र होते हैं, उसमें दृश्य सज्जा के माध्यम के लोग होते हैं। एक सामूहिकता में पूर्वोत्तर भारत को समझना और उस सामूहिकता के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो समझें कि पूर्वोत्तर सिर्फ जादू टोने का देश नहीं है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो अक्सर एक गाना गाया जाता था कि पूरब दिशा मत जइहा मोरे सामी, पूरब के नारी सयानी, रात सुतई है रंग महल में दिन भरई है पानी। पूरब की ओर मत जाना, पूरब की औरतें बहुत सयानी होती हैं और जादू टोना करती हैं। मुझे साथ तो किसी ने अभी तक जादू टोना किया नहीं। वहां भक्ति चेतना का, ज्ञान का, कला का और भारत भाव का एक अज्ञात टेक्स्ट पड़ा हुआ है, जिसे विश्वविद्यालयों को समझना चाहिए, जिसे इधर के लोगों को समझना चाहिए। परिचय होगा तो प्रेम भी बढ़ेगा, बिना परिचय के प्रेम कैसा है। भारत को समझना है तो भारत से परिचय करना होगा, पूर्वोत्तर को समझना है तो पूर्वोत्तर से प्रेम करना होगा, पूर्वोत्तर को समझना होगा। मेरी एक कोशिश स्वयं के लिए भी और आने वाले विद्यार्थियों के लिए, आगे पीढ़ियों के लिए भी पूर्वोत्तर को समझने का एक रचनात्मक प्रयास मैंने किया है। यह कितना सफल होगा यह तो समय बताएगा, पर सागर छोटी ही सही अपनी भी एक कहानी है, वही कहानी है, कोशिश है। आपने इस पुस्तक को लिखा, आप अपने अलावा एक छोटा सा श्रेय या फिर श्रेय किसको देना चाहेंगे इसके अलावा? देखिए, मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हुई तो मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य जनार्दन देव जी महाराज प्रभु ईश्वर ने मुझे इससे संबंधित पाठ उपलब्ध कराया। अगर कहीं पूर्वोत्तर भारत के किसी कोने में कोई पुस्तक पड़ी हुई है, कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो वो मुझे उपलब्ध कराया। तो अमूमन श्रेय तो उन्हीं को जाता है, पर श्रेय मेरे परिवार के उन लोगों को भी जाता है, मेरी पत्नी को भी जाता है, मेरे बच्चों को भी जाता है, जो मुझे छोड़ देते हैं कि मैं पूर्वोत्तर भारत में जाकर शोध करूं, और मुझसे कोई आग्रह या कोई शिकायत नहीं करते। साथ साथ मेरे कुछ विद्यार्थियों को श्रेय जाता है, जिसमें मेरा एक विद्यार्थी है संजय यादव, वो शिलोंग में रहता है, उसको श्रेय जाता है। एक पंडित सोनाराम शर्मा है
जिनका एक काम विद्या अध्ययन है। अगर आप देखेंगे तो विद्या के साधक वो जोरहाट में रहते हैं, वो कमलाबाड़ी सत्र के बूढ़ा भगत हैं। बूढ़ा भगत का मतलब होता है वरिष्ठ भक्त। उन्होंने बदला पद माता की जीवनी लिखी है, वो असमिया में लिखी है। तो सोनाराम शर्मा को भी इसका श्रेय जाता है, आचार्य जनार्दन देव गोस्वामी जी को श्रेय जाता है, संजय यादव को श्रेय जाता है, मेरे परिवार के मेरे पत्नी और बच्चों को श्रेय जाता है, और इस समाज का श्रेय है जिन्होंने मुझे बिना किसी कष्ट के, और उन इलाकों में जो दुरूह इलाके हैं जहाँ 4:30 बजे के बाद कुछ दिखता नहीं है, वहाँ के लोग, उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया, मेरे सुविधाओं की परवाह की। जहाँ मुझे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अपने घरों में रखा। मैं किस किस का नाम लूँ, मैं सबका ऋणी हूँ, सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और कृतज्ञता आपको अपनी नज़रों में बड़ा बनाती है, तो मैं उस नाते मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। तो आचार्य चंदन जी, अगर ये पुस्तक, ये बुक, ये नाट्य अगर किसी को पढ़ना हो तो ये अवेलेबल कहाँ पर होगी? इसको पढ़ने की इच्छा जो रखते हैं वो कहाँ पढ़ सकते हैं इसको? देखिए, बड़ा रोचक है जी। मेरी एक विद्यार्थी है स्नातकोत्तर की, याशी मिश्रा, वो यूं ही मुझे मिल गई। तो उसने कहा कि सर आप कुछ लिखिए ना। तो मैं लिख रहा हूँ, पर यार मुझे प्रकाशकों के इर्द गिर्द जाना बड़ा कठिन लगता है, किस किस को मैं समझाता रहूं और क्या करता रहूं। तो उसने कहा कि सर हमारा प्रकाशन है। अच्छा। तो मैंने कहा कौन सा प्रकाशन है? तो उसने कहा कि मेरा स्वराज प्रकाशन है। तो इसको छापने का श्रेय मेरी विद्यार्थी याशी मिश्रा को और उनके स्वराज प्रकाशन को है। स्वराज प्रकाशन के जो कर्ता धर्ता लोग हैं उनके यहाँ ये पुस्तक उपलब्ध है, और अमेज़न पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है। स्वराज प्रकाशन के दरियागंज कार्यालय में भी ये पुस्तक उपलब्ध है, और उनकी वेबसाइट पे भी ये पुस्तक उपलब्ध है। तो एक आभार उनके प्रति भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो विद्यार्थी हैं ना जी, इनमें अद्भुत क्षमता है, बस उन्हें दिशा देने की बात होती है। तो मेरे पास कुछ भी ऐसा विषय आता है तो मैं उन्हें कहता हूं, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। इस पूरे नाटक की योजना में और उसे समय से प्रकाशित करने में मेरे विद्यार्थी का ही योगदान है। और वो स्वराज प्रकाशन के मालिक की बिटिया हैं, उन्होंने छापा है, और स्वराज प्रकाशन के यहाँ ये पुस्तक मिल सकती है। उनका भी आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य चंदन जी, हमारे खबरों के अड्डा के मंच को अपना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। आप इस ठंड में आए और आप विश्वविद्यालय आई। अगला नाटक मेरा आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी आए मैं आपसे फिर बात करूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ आचार्य चंदन कुमार जी, जिन्होंने बदला पद्म आता ये पुस्तक लिखी, ये नाट्य है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।